अंडरवर्ल्ड का इतिहास ना इस बात का गवाह रहा है कि दाऊद ने कभी अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ा। दाऊद एक ऐसा डॉन था जो बदला पूरा करने के लिए कब्र को खोद कर भी अपने दुश्मन को जो है ना बाहर निकाल लेता था। डोंगरी से दुबई का सफर तय करने वाले डॉन दाऊद की एक ऐसे ही बदली की कहानी आज एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आया हूं, जिसे सुनने के बाद एक चीज तो आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि गैंग में उससे गद्दारी करने वालों के लिए कोई जगह नहीं थी, फिर चाहे वो उसका जिगरी ही क्यों ना हो। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, इसमें दाऊद के साथ बाकी 3 पठान हैं। बाएं तरफ से सबसे पहले अमीरजादा, फिर समद खान, उसके बाद खुद दाऊद इब्राहिम और अंत में आलमगीर। इस तस्वीर को देखकर साफ झलक रहा है कि इन चारों के बीच बहुत यारी है, एक दूसरे के जिगरी हैं ये। पर मेरा यकीन मानिए आप कि दाऊद ने इन सबको चुन चुन कर मारा। जिनके कंधों पर हाथ रख के वो इस तस्वीर में यारी दिखा रहा है। और इस तस्वीर में जो सबसे करीब है ना दाऊद के, यानी अंडरवर्ल्ड का बिगड़ा नवाब समद खान, उसे तो दाऊद ने अपने हाथ से मारा था। अब यहाँ आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर दाऊद ऐसा कर क्यों रहा था। तो इसके पीछे की वजह थी दाऊद के भाई। दाऊद के हाथों आखिरी कत्ल में आपने समद खान की कहानी सुनी। आज आपको बताते हैं कि कैसे दाऊद ने अपने बड़े भाई शब्बीर के हत्यारों में से एक अमीरजादा को कोर्ट के अंदर ही मरवा दिया था। जी हाँ, कोर्ट रूम के अंदर। और वहां खुद दाऊद नहीं गया था, बल्कि अपने एक किलिंग मशीन परदेसी को भेजा था, क्योंकि उसे पता था कि कोर्ट के अंदर गोली चलाकर भाग निकलना नामुमकिन है। इसलिए ऐसे मामलों में खुद इन्वॉल्व होने से अच्छा है किसी भारे के टट्टू को भेजा जाए। और परदेसी तो इस काम के लिए एकदम परफेक्ट आदमी था, क्योंकि परदेसी का कोई परिवार ही नहीं था। इसलिए अगर वो कोर्ट के अंदर अमीरजादा को मारने के बाद मर भी जाता पुलिस के हाथों, तो न कोई पैसे लेने के लिए आता और न ही दाऊद को किसी की चीखती चिल्लाती माँ या बहन से निपटना पड़ता। इसलिए परदेसी को सुपारी दे दी गई। अब भले ही उसे तजुर्बा नहीं था इतना, पर वो दाऊद के लिए इस्तेमाल करने लायक तो था ही। बाकी ये बात कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि कोर्ट के अंदर इतने सख्त इंतजामात के बीच कोई अपनी बंदूक तानकर एक गिरोहबाज को मार गिरा सकता है, वो भी पठान गैंग के, जिसका उन दिनों बॉम्बे में खूब दबदबा था। क्योंकि हिंदुस्तान में उन दिनों अदालतों में गोलियां चलने की जो घटनाएं हैं ना, वो सुनने को नहीं मिलती थी। पूरा का पूरा जो प्लान था ना अमीरजादा को कोर्ट रूम के अंदर मारने का, वो किसी हॉलीवुड की फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी थी। फिर 6 सितंबर 1983 को परदेसी को सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट के सिटी कोर्ट में ले जाया गया। परदेसी को पता था कि वो क्या करने जा रहा है, इस वजह से वो काफ़ी परेशान भी था कि अंदर क्या होगा, उसे कुछ मालूम नहीं था। उसने अपने ढीली कमीज के अंदर अपना रिवॉल्वर छुपाया था और घबराते हुए अदालत के अंदर वो घुस गया। अदालत के अंदर लोगों की भीड़ थी। इसी बीच जज साहब का हथौड़ा चला और पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा फैल गया। इसके बाद अमीरजादा को तलब करने का हुक्म मिला और परदेसी ने कमीज के अंदर छुपा रखे रिवॉल्वर को बाहर निकाल लिया। लेकिन दिक्कत ये थी ना कि अमीरजादा के आगे बहुत से लोग थे, पुलिस वाले थे। इस बीच उसे आगे क्या था कुछ दिख नहीं रहा था। और दाऊद का उसे साफ हिदायत था कि गोली चले तो सीधे शिकार को ही लगे और वो बचने ना पाए। उसके बाद उसे अदालत के खिड़की से कूदना था, जहां एक जीप के साथ राजन, उसका ड्राइवर बलराम वेणुगोपाल और अली उसका इंतजार कर रहे होंगे। परदेसी के दिमाग में इस वक्त खलबली मची थी कि वो क्या करे, कैसे करे, क्योंकि इतने सारे लोग सामने खड़े थे। इसी बीच उसके सामने वाला पुलिस वाला ना थोड़ा सा खिसका और अचानक से उसने जैसे तैसे अमीरजादा के माथा पर ना एकदम निशाना साधा और गोली दाग दी। अदालत के कमरे में एक हल्का सा धमाका हुआ और अमीरजादा अपने घेरे के बीचों बीच गिर पड़ा। लोग हर तरफ भागने लगे गोली की आवाज सुन के, जिसमें अदालत के कमरे में ना अफरा तफरी मच गई और वहां मौजूद जो पुलिस वाले थे वो भी हालात को संभालने की कोशिश करने लगे।
इसी भगदड़ के बीच जैसे ही परदेसी भागने के लिए मुड़ा, वैसे ही सब इंस्पेक्टर बागवान उस पर गोली चला देते हैं। गोली जाकर सीधे परदेसी के गर्दन पर लगी, लेकिन वो मरा नहीं। दूसरी तरफ खिड़की के नीचे जीप में उसका इंतजार कर रहे लोग ये सोचकर वहां से रवाना हो जाते हैं कुछ देर के बाद कि परदेसी इतनी देर होने के बाद भी नहीं आया तो पक्का वो मारा ही गया होगा। लेकिन परदेसी चालाक निकलता है। पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद वो कोई बहादुरी नहीं दिखाता है और सरेंडर कर देता है। इसलिए ही मौत की जगह उसे अस्पताल की बेड नसीब होती है, जहां सब इंस्पेक्टर बागवान के कहने पर वो अमीरजादा के मर्डर में दाऊद के खिलाफ गवाही देने को तैयार हो जाता है। जिसके बाद राजन और दाऊद इब्राहिम गिरफ्तार कर लिए गए क्योंकि उसके खिलाफ गवाही था परदेसी। दाऊद के लिए इस घटना का मतलब साफ था कि अब मुंबई ना उसके लिए सेफ जगह नहीं रही, क्योंकि वो एक बार पुलिस के हाथ आ गया तो बार बार आता ही रहेगा। बाकी परदेसी भले ही गवाही देकर पुलिस से बच गया, लेकिन दाऊद से जो उसने दुश्मनी पाल ली, उसकी गवाही देकर वो उसे आगे बहुत भारी पड़ने वाला था। इस पूरे मामले के बाद सब इंस्पेक्टर बागवान ने परदेसी को अपनी हिफाजत में रखा और नई सिरे से जिंदगी की शुरुआत करने के लिए उसकी मदद भी की। उसे कहीं और भेज दिया गया, लेकिन दाऊद ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। परदेसी जहां भी जाता दाऊद की निगाहें उसे ढूंढ ही लेती। इसी बीच दाऊद से बचते बचाते परदेसी ने शादी कर ली और दुबई चला गया। दुबई में वो क्राइम से अलग ऑडियो कैसेट बेचने का काम करने लगा, लेकिन ना जाने क्यों वो दुबई से भागने के लिए मजबूर हो गया और वापस बंबई लौट आया अमीरजादा की हत्या के 5 साल बाद, जहां लौटने का मतलब उसकी मौत थी। इस 5 साल के बीच अब तक दाऊद के हाथों समद खान भी मारा जा चुका था। फिर आया 10 अक्टूबर 1988 का दिन और परदेसी भी बंबई के एक होटल में रहस्यमय हालात में मौत के आगोश में लिपटा हुआ मिला। लेकिन इस बात का पता ही नहीं लग पाया कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई, किसने उसे मारा। पर यह बात सबको पता लग गई कि दाऊद छोटी से छोटी धोखेबाजी को भी ना तो माफ करता है और ना ही कभी भूलता है। अब परदेसी को भी दाऊद का नाम उगलने की सजा जो है वो मिली। दाऊद ने उसे सजा दी। इस कहानी से एक बात तो बहुत अच्छे से समझ आती है कि अगर किसी आदमी के हाथ में जरूरत से ज्यादा पावर आ जाए ना तो वो इंसान नहीं रहता है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस कहानी को सुनने के बाद, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ आपको स्क्रीन पर एक बारकोड दिख रहा होगा, उसे अगर आप स्कैन करेंगे तो सीधे सीधे व्हाट्सएप पर हमसे बातचीत कर सकते हैं। अब इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और क्राइम कनेक्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे नए सफर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।